सिर पर वार होने का एहसास होने पर सिद्धार्थ ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। उसे सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था। फिर वो बेहोश होकर वहीं गिर गया। इधर जब तय समय से सिद्धार्थ घर नहीं पहुंचा तो निर्मला को काफी चिंता हुई और वो महेश से बोली, आप जाकर देखें कि आखिर सिद्धार्थ कहाँ रह गया है। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसे चिंतित देखकर महेश ने उसे आश्वासन देते हुए कहा, सिद्धार्थ कोई छोटा बच्चा नहीं है, आ जाएगा, तुम इतना ज्यादा परेशान ना हो। महेश ने भले ही लापरवाही के साथ निर्मला को ये जवाब दे दिया हो, लेकिन पता नहीं क्यों निर्मला का दिल किसी अनहोनी की आशंका से घबरा रहा था। वो बार बार रास्ते की ओर देख रही थी, लेकिन सिद्धार्थ उसे आता हुआ नहीं दिख रहा था। उसने थोड़ी देर बाद फिर महेश से कहा कि सिद्धार्थ अभी तक नहीं आया है। निर्मला के दोबारा से याद दिलाने के बाद इस बार उसे भी थोड़ी चिंता हुई और वो गांव के एक दो लोगों को लेकर उसे ढूंढने चल पड़ा। महेश समेत सभी लोग पहाड़ के ऊपर सिद्धार्थ को आवाज दे रहे थे, लेकिन उन्हें उन्हीं की आवाज वापस सुनाई दे रही थी। सिद्धार्थ का कोई जवाब नहीं आ रहा था, जिससे महेश को भी किसी अनहोनी की आशंका होने लगी। पहाड़ों के हल्के सर्द मौसम में भी उसके माथे पर पसीने की बूंदें लुढ़क गई। अपने साथ गए प्रभुनाथ को उसने घूर कर देखा, जैसे कि वो नजरों से ही उसे कह रहा हो कि अगर उसके बेटे को कुछ हुआ तो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। तभी उसके कानों में एक आवाज आई, जो कि उसी के गांव के एक आदमी की थी। महेश भाई, इधर ऊपर जल्दी आओ। वो आवाज सुनते ही वो घबराकर ऊपर की ओर भागा और वहां जाकर देखा कि सिद्धार्थ औंधे मुंह पड़ा हुआ है। महेश और बाकी लोगों ने उसे उठाया और हिलाकर जगाने की कोशिश की, लेकिन सिद्धार्थ की ओर से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आ रही थी। उनके साथ गए एक व्यक्ति ने सिद्धार्थ की नाड़ी देखी और महेश की ओर मुखातिब होते हुए बोला, चिंता की कोई बात नहीं है, सिद्धार्थ सिर्फ बेहोश हुआ है। इतना सुनने के बाद महेश निश्चिंत हुआ और फिर इधर उधर कुछ देखने लगा। उसे सिद्धार्थ का मशरूम काटने का फावड़ा और मशरूम रखने वाली टोकरी भी वहां नहीं दिख रही थी। महेश को लगा कि शायद वो कहीं और से फिसल कर आकर गिरा है, इसलिए उसने अपने साथ आए हुए लोगों की ओर देखते हुए बोला, आप लोग सिद्धार्थ को लेकर चलो, मैं फावड़ा और डलिया लेकर आता हूँ। उसके साथ आए हुए लोगों ने सहमति में सिर हिलाया और सिद्धार्थ को लेकर निकल पड़े। निर्मला ने जैसे लोगों को सिद्धार्थ को कंधे पर लाद कर लाते देखा, उसकी तो जैसे जान निकल गई हो। उसे लगा कि शायद सिद्धार्थ के साथ कोई अनहोनी हो गई है और वो बिलखते हुए सिद्धार्थ की ओर दौड़ी और बोली, क्या हुआ मेरे बच्चे को? उसको इस तरह से घबराया देखकर जिस आदमी ने सिद्धार्थ की नाड़ी देखी थी, उसने निर्मला को ढांढस बधाते हुए कहा, कुछ नहीं हुआ है निर्मला, तुम घबराओ मत, किसी कारण से ये बेहोश हो गया था, अब ठीक है। सिद्धार्थ को बिस्तर पर लिटाया गया और निर्मला उसे चम्मच से पानी पिलाने लगी। धीरे धीरे सिद्धार्थ ने अपनी आंखें खोली तो उसने खुद को बिस्तर में पाया। उसके आसपास कई सारे लोग घेर कर खड़े थे, जो धीरे धीरे सिद्धार्थ को देखते हुए आपस में बात कर रहे थे। सिद्धार्थ को उठते देख निर्मला दौड़कर जड़ी बूटियों को घोलकर बनाया गया काढ़ा लेकर आ गई और उसे पीने को दिया। तब तक महेश भी आ चुका था। उसने टोकरी और फावड़ा एक किनारे रखा और जाकर सिद्धार्थ के पास बैठ गया। शाम हो चुकी थी। सिद्धार्थ अब थोड़ा थोड़ा हल्का महसूस कर रहा था। उसके मस्तिष्क में सुबह वाली बात तैर रही थी कि आखिर उसे ऐसा क्यों लगा कि जैसे उसके सिर पर किसी ने भारी चीज से वार किया हो। निर्मला उसके लिए सूप बनाकर लाई और पीने को दिया, जिसे पीने के बाद सिद्धार्थ को एक अलौकिक शक्ति का एहसास हुआ और उसे जो कमजोरी महसूस हो रही थी वो दूर होने लगी। उसने निर्मला से पूछा, माँ, ये मशरूम कौन लेकर आया था? आज सुबह जब तुम्हें सब ढूंढने गए थे तभी ये तुम्हारे पिताजी को फावड़े और डलिये के साथ ऊपर मिला था। ये काफी अच्छा और ताजा दिख रहा था, इसलिए लेकर चले आए। निर्मला सिद्धार्थ को मशरूम के बारे में जवाब देते हुए कहा। सिद्धार्थ को पता चल गया था कि ये वही मशरूम है जिसके ऊपर बारिश कराते वक्त वो बेहोश हुआ था। वो कुछ सोच रहा था कि तभी अचानक से उसके दिमाग में एक विचार कौंधा और निर्मला से पूछते हुए बोला, क्या अभी और मशरूम बचा हुआ है? हाँ, निर्मला ने जवाब देते हुए कहा। ठीक है, बचे हुए मशरूम को आप किसी झोले में रखते, कल सुबह मैं उन्हें लेकर रिया मैडम के घर जाऊंगा और उसके साथ कुछ और सब्जियां भी रख दीजिए। सिद्धार्थ ने निर्मला से कहा और उठकर जाने लगा। तुम कहीं नहीं जा रहे हो, अभी तुम्हारी तबीयत सही नहीं है। सिद्धार्थ के शहर जाने की बात सुनकर निर्मला बिफरते हुए बोली, मैं एकदम ठीक हूँ माँ, और मैंने रिया मैडम से वादा किया है, कल मैं उन्हें जड़ी बूटी लाकर दूंगा। मेरा जाना जरूरी है।
कहते हुए सिद्धार्थ अपनी माँ के पास आकर बैठ गया और उन्हें मनाने की कोशिश करने लगा। पहले तो निर्मला ने सिद्धार्थ को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वो समझाने में विफल रही तो गुस्सा होते हुए बोली, ठीक है, जो मन हो वो करो। इतना कहने के बाद निर्मला उठी और वहां से चली गई। इधर अंगूठी की ताकतों से अनजान सिद्धार्थ उसे मशरूम को और ताकतवर बना रहा था। उधर दिव्यानी का विमान प्रकाश की गति से मंदाकिनी आकाश गंगा की ओर चला आ रहा था। उसे जल्द से जल्द पारद और नए रक्षक सिद्धार्थ तक पहुंचना था, जिससे कि उसके राज्य को बचाया जा सके। अगले दिन सुबह सिद्धार्थ तैयार होकर एक बोरी में सारा सामान भरकर शहर की ओर निकल गया। एक टैक्सी लेकर वो रिया के बंगले की तरफ चल पड़ा। जब टैक्सी वाले ने देखा कि सिद्धार्थ इस शहर के सबसे रईसों की बस्ती अल्फा सोसाइटी की तरफ जा रहा है, तो उसने एक शक की निगाह से सिद्धार्थ को देखा और पूछा, उस बोरे में क्या है? उसे लग रहा था कि सिद्धार्थ कोई चोर है और कहीं से ये सब चुरा कर लाया है। कुछ खास नहीं, बस कुछ सब्जियां और कुछ जड़ी बूटियां हैं। सिद्धार्थ ने उसे जवाब देते हुए कहा और सीधा होकर बैठ गया। किसे देने जा रहे हो? टैक्सी वाला ने फिर से सिद्धार्थ से सवाल किया। रिया माथुर को, सिद्धार्थ ने जवाब देते हुए कहा। सिद्धार्थ के मुंह से रिया माथुर का नाम सुनकर टैक्सी वाला चौंक गया और उसने पीछे घूमकर एक बार सिद्धार्थ को ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, झूठ बोल रहे हो। उसके द्वारा इतने सीधे तरीके से खारिज किए जाने पर सिद्धार्थ थोड़ा सकपका गया और वो टैक्सी वाले की तरफ देखते हुए बोला, नहीं, मैं रिया मैडम को जानता हूँ। कहते हुए उसने अपने फोन में रिया का कार्ड दिखाया तो उस टैक्सी वाले का आश्चर्य बढ़ गया। अब उसे सिर्फ अपने किराए से मतलब था। वो समझ चुका था कि ये लड़का कोई पहुंची हुई चीज है। सिद्धार्थ जब सोसाइटी के गेट पर पहुंचा तो उसे सोसाइटी के सुरक्षा कर्मियों द्वारा रोक लिया गया और उसमें से एक ने उससे पूछा, किससे मिलना है? सिद्धार्थ से सवाल पूछते हुए उसकी आवाज में सख्ती और घृणा साफ साफ सुनाई दे रही थी, जो कि अल्फा सोसाइटी में एक गरीब को देखकर उसके मन में उत्पन्न हो रही थी। रिया माथुर मैडम ने मुझे बुलाया है। उसके मुंह से रिया का नाम सुनकर सुरक्षा कर्मी को एक बार भी यकीन तो नहीं हुआ, लेकिन फिर प्रोटोकॉल के लिए उसने बंगले में फोन करके जानकारी ली तो उससे कहा गया तो उसे वहीं रोक कर रखे, वो लोग आ रहे हैं। सुरक्षा कर्मी उससे पूछताछ कर ही रहे थे कि एक लाल रंग की मिनी कूपर वहां आकर रुकी और उसके अंदर एक महिला और पुरुष बैठे हुए थे। कार की ड्राइवर सीट पर बैठे पुरुष ने गेट खोलने के लिए हॉर्न बजाना शुरू कर दिया और गुस्से से वो सुरक्षा अधिकारियों की ओर देखने लगा तो उसने देखा कि वो एक सामान्य से कपड़े पहने आदमी सिद्धार्थ की बोरी देख रहे थे। उसने हॉर्न बजाना छोड़कर सुरक्षा कर्मी को जोर से आवाज दी, बहरे हो गए हो क्या तुम लोग? अपना काम छोड़कर किसी को भी गेट के अंदर लेकर चले आते हो। अगर ये चोर निकला या आतंकवादी निकला तो कौन जिम्मेदार होगा? इससे पहले सुरक्षा कर्मी सिद्धार्थ के बारे में कुछ बताता कि वो रिया माथुर का मेहमान है, उस कार वाले रईस का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। उसने सुरक्षा कर्मियों को लताड़ना शुरू कर दिया और साथ में ही वो सिद्धार्थ का अपमान भी किया जा रहा था कि सोसाइटी के गेट में एक स्पोर्ट्स कार आकर रुकी और उसके अंदर से रिया माथुर का निजी सचिव अमन नायक उतरा। अमन को उतरते देख उस आदमी की बोलती बंद रह गई और जब उसने देखा कि अमन सिद्धार्थ से हाथ मिलाते हुए उसकी अगवानी कर रहा है तो वो भौचक्का रह गया। इसी बीच 3 और कार्स आकर सोसाइटी के गेट पर रुकी और उसके अंदर से रिया माथुर खुद उतरी। उनके हाथों में फूल का एक गुलदस्ता था। सिद्धार्थ का ये रुतबा देखकर वो मिनी कूपर में बैठे आदमी को ऐसा लगा कि जैसे उसे सांप ने सूंघ लिया हो। उधर सुरक्षा कर्मी भी आश्चर्यचकित थे कि आखिर इस सामान्य से शख्स को इतना सम्मान क्यों दिया जा रहा है। उस आदमी को लगा कि कहीं सिद्धार्थ उसकी चुगली रिया और अमन से ना कर दे, इसलिए वो तुरंत कार से उतरा और उनकी तरफ चला गया और अमन की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोला, हेलो अमन सर, मैं जतिन, मैं इसी सोसाइटी में रहता हूँ और मैंने आपको एक प्रोजेक्ट के लिए मेल भी किया है, उसे देखकर जवाब जरूर दीजिएगा। लेकिन अमन ने बिना कुछ बोले दूसरी तरफ मुंह कर लिया तो जतिन समझ गया कि सिद्धार्थ ने उसकी चुगली रिया से की हो या नहीं, लेकिन अमन से तो कर ही दी है। उसे लगा कि अब उसके प्रोजेक्ट पर कोई सुनवाई नहीं होगी और वो हाथ मलता हुआ गाड़ियों को जाता हुआ देखने लगा। सिद्धार्थ रिया के साथ में बैठा और फिर सारी गाड़ियां धूल उड़ाती हुई चली गई। रिया के घर पर भी सिद्धार्थ का काफी जोश खरोश के साथ स्वागत किया गया। ऐसा लग रहा था कि जैसे सिद्धार्थ इसी घर का हो और कहीं दूर से वापस आया हो। उसे खाने पर तमाम तरह के व्यंजन परोसे गए। उसमें कुछ चीजें ऐसी थी जिसे सिद्धार्थ ने खाना तो दूर
उसके बारे में सुना तक नहीं था। खाना खाने के पश्चात वो लोग बैठक में चले गए, जहां रिया की कंपनी के डॉक्टर वर्मा भी आ चुके थे। उन्होंने जब सिद्धार्थ द्वारा लाई गई जड़ी बूटियां देखी तो वो बहुत खुश हुए। वो जड़ी बूटियां सालों पुरानी थी और उनमें से कुछ ऐसी भी थी जिन्हें रिया की कंपनी के रिसर्चर्स कई सालों से ढूंढ रहे थे। उन्होंने सिद्धार्थ की तारीफ करते हुए कहा, आप बहुत ही अच्छे खोज करता हो बेटा, और भविष्य में बहुत तरक्की करोगे। उसकी ऐसी तारीफ सुनकर अमन भी खुशी से फूला नहीं समा रहा था। आखिर उसने ही सिद्धार्थ का पता ढूंढा था। वो लोग इस पर चर्चा कर ही रहे थे कि रिया के दादा जगत प्रसाद माथुर भी आ गए और उनके आने पर सभी अपनी अपनी जगह पर खड़े हो गए। रिया सिद्धार्थ का परिचय उनसे कराते हुए बोली, दादाजी ये सिद्धार्थ है, आपके लिए हनी सकल्स का पौधा इसी ने ढूंढा है। जब उन्होंने जाना कि सिद्धार्थ ने ही वो हनी सकल्स का पौधा दिया था तो उन्होंने उसे गले लगा लिया और दोनों आपस में बातें करने लगे। इसी बीच रिया के मोबाइल पर एक रिमाइंडर आया, जिसको देखकर रिया अमन से बोली, अमन आपने चिनार के पौधे को देखने के लिए किसी वनस्पति डॉक्टर को बुलाया है या नहीं? डॉक्टर आ चुके हैं और पौधे को देख रहे हैं। अमन ने रिया को जवाब देते हुए कहा, ठीक है चलो चलकर देखते हैं। कहते हुए रिया ने जब वहां जाने की इच्छा जाहिर की तो सब उसके साथ चल दिए। वहां जाकर देखा तो डॉक्टर पौधे के ऊपर कुछ रिसर्च कर रहे हैं। सब लोग वहीं खड़े देख रहे थे और थोड़ी देर तक देखने के बाद डॉक्टर ने रिया की ओर देखते हुए कहा, ये पौधा मर चुका है इसलिए सूख रहा है। रिया को वो पौधा बहुत प्यारा था और डॉक्टर से ये सुनकर रिया के चेहरे पर मायूसी छा गई। रिया को मायूस देखकर सिद्धार्थ के मन में न जाने क्या विचार आया और वो आगे बढ़ा और बोला, क्या मैं एक बार ये पौधा देख सकता हूँ? हाँ जरूर, रिया पौधे की ओर इशारा करते हुए बोली। रिया की परमिशन पाने के बाद सिद्धार्थ ने जाकर ध्यान से वो पौधा देखा और अपनी आंतरिक ऊर्जा के जरिए पता लगाया कि पौधा अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। ये देखकर उसने मन ही मन सोचा, अगर इस पर मैं जादुई बारिश करा दूं तो ये ठीक हो सकता है। और फिर रिया की ओर देखते हुए बोला, मैं अपनी जड़ी बूटियों से इसे ठीक कर सकता हूँ। रिया इससे पहले कुछ जवाब देती, डॉक्टर ने सिद्धार्थ की ओर देखते हुए कहा, पैसों के लिए इन्हें मूर्ख मत बनाओ, ये नहीं ठीक हो सकता। सिद्धार्थ ने इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और रिया की ओर देखते हुए बोला, मैं इसे ठीक कर सकता हूँ, बस आप थोड़ा सा पानी मंगा दीजिए और आप लोग थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाइए। सिद्धार्थ के इतना कहने पर रिया ने पानी लाने का इशारा किया। थोड़ी ही देर में एक आदमी पानी लेकर वहां आ गया और सिद्धार्थ को छोड़कर बाकी लोग वहां से चले गए। सिद्धार्थ ने पानी लिया और जेब से एक जड़ी निकाली और उसे चिनार के पेड़ की जड़ पर रखकर उस पर पानी डालने लगा। ये सिर्फ एक बहाना था। उसने मौका देखकर अपने बादलों का आवाहन किया और फिर उस पौधे पर जादुई बारिश करने लगा। थोड़ी देर बाद वो सबको जोर से आवाज देते हुए बोला, अब आप लोग आ जाओ। उसकी आवाज सुनकर डॉक्टर और रिया समेत सारे लोग वहां आ गए। जब डॉक्टर ने दोबारा आकर देखा तो पाया कि पौधा तो सच में पहले से ज्यादा हरा दिख रहा था। इस पर उसने सिद्धार्थ से हैरानी से पूछा, आखिर ये कैसे किया? उसकी हैरानी देखकर सिद्धार्थ गर्व से फूल गया था और वो डॉक्टर को जवाब देते हुए बोला, ये सब जंगल के रहस्य है, ये आपको किताबों में पढ़ने को नहीं मिलेगा। कहते हुए वो रिया की तरफ मुड़ा और बोला, अब मैं चलता हूँ मैडम। रिया ने अमन से सिद्धार्थ को पैसे देने का इशारा किया और अमन ने कुछ नोट उसके हाथों पर रख दिए और फिर सिद्धार्थ वहां से बाहर आ गया। सिद्धार्थ अभी रिया के बंगले के गेट से बाहर ही आया था कि उसके अंगूठी में से एक रोशनी निकलना शुरू हो चुकी थी। उस रोशनी को निकलते देख सिद्धार्थ दंग रह गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर में उसके साथ क्या हो रहा है। क्या था उस अंगूठी से रोशनी निकलने का राज और क्या सिद्धार्थ सुलझा पाएगा उस राज को? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए भूमिपुत्र, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।